नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में मोस्टली मेजर चेंजेस है, तो इसमें अभी ध्यान से आप सुनिएगा क्योंकि मोस्टली चेंजेस कैपिटल गेन में बहुत ज़्यादा है। तो मोस्टली इसके अलावा इसकी डिटेल्स वीडियो भी हमने दे रखी है, अगर आपने देखा होगा तो जो कैपिटल गेन के बारे में पूरी वीडियो रखी है क्या चेंजेस है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप हमसे जुड़े हैं अभी तो अभी केयरफुली सुनिएगा कि आपको क्या ध्यान रखना है कैपिटल गेन की। मोस्टली क्लाइंट्स को क्वेरी जो आती है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि कैपिटल गेन के रिलेटेड ही आती है, तो उसको आपको क्या ध्यान रखना है। अगर पहली चीज़ मैं ये बता देता हूँ, अगर सॉफ्टवेयर में आपने एंट्री आप मैन्युअली करते हो या फिर एआई से आपने ट्रांसफ़र किया या फिर कोई एक्सेल फॉर्मेट से आपको सॉफ्टवेयर में डेटा इंपोर्ट करवाया, तो ये करने के बाद ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि जो अगर आप एक्सेल में डेटा इंपोर्ट करते हो, सो एक्सेल में अगर आप डेटा इंपोर्ट करते हो तो वहाँ पे आपको डेट इस बार कंपलसरी आपको ऐड करनी है। क्योंकि जो भी कैलकुलेशंस हो गए नए हिसाब से, जो नए जो चेंजेस हुए, जो डेट जो उन्होंने डिफाइन की है कि जो डेट 23 जुलाई बिफोर एंड ऑन एंड आफ्टर की जो एंट्रीज रहेगी उसके ऊपर से जो नए रेट आए उसके हिसाब से सारे कैलकुलेशंस हो गए। तो जब भी आप इंपोर्ट करो एक्सेल शीट कोई भी फॉर्मेट में आप डालते हो, तो उसी फॉर्मेट में कोई भी फॉर्मेट में डालते हो तो उसमें आपको डेट कंफर्म कर लेनी कि उसमें डेट है कि नहीं है, और जो डेट है तो उसके हिसाब से आप एक्सेल को इंपोर्ट करना है, या फिर मैन्युअली एंट्री करते हो, या फिर इंपोर्ट करने के बाद जो आपको ये पॉपअप हो रहा है तो ये इंस्ट्रक्शन को आपको एक बार केयरफुली रीड कर देना है, तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैं अभी शॉर्ट टर्म से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि शॉर्ट टर्म में आप जाते हो तो यहाँ से F2 में जैसे आपकी एंट्रीज यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे लिस्टेड हो या कोई भी एंट्री है तो इसमें आपको डेट डालना कंपलसरी है, क्योंकि इसके हिसाब से ही जो आपके नए रेट है, यानी कि 23 जुलाई के पहले की जो एंट्री थी तो नॉर्मली जो जैसे रेट लगता था वैसे ही रेट से वो कैलकुलेट होगा, और फिर उसके बाद की यानी कि 23 जुलाई ऑन डेट, अदरवाइज उसके बाद की डेट्स की ट्रांजेक्शन्स होगी तो उसमें नया रेट लगेगा। तो ये आपको डेट डालेगी, इसके हिसाब से सारे कैलकुलेशंस हो गए। अगर आपने मैन्युअली एंट्री कर रखी है या पहले आपने कर रखी है, यानी कि जो आपने सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है उससे पहले भी आपने पहले से भी कैलकुलेशन के बेसिस पे आपने पहले से कर रखी है, तो उसको भी आपको रिकैलकुलेट करना है। तो मैं आपको एक बटन दिखा देता हूँ रिकैलकुलेट का। यहाँ से बॉटम में यहाँ पे देखिए आप रिकैलकुलेट STCG बटन है, तो ये बटन पे क्लिक करोगे तो जो डेट के हिसाब से जो नए रेट आए तो उसके हिसाब से सारे कैलकुलेशंस आपके प्रॉपरली हो जाएंगे। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपको कुछ एरर नहीं आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कैपिटल गेन की एंट्री में। ओके। और दूसरा मैं बता देता हूँ जो मेजर जो चेंजेस है, मोस्टली क्लाइंट का कंफ्यूजन यही है और मोस्टली क्लाइंट के क्वेश्चन यही है, तो जो मैं अभी कवर करने जा रहा हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी आपको जो लिस्टेड हो तो उसमें भी आपको डेट सेम इस तरह से ही डालने हैं, जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन जैसे मैंने आपको शॉर्ट टर्म में दिया, एक्सेल इंपोर्ट करते हो या एआई से आपने ट्रांसफ़र किया या मैन्युअली एंट्री की, तो वहाँ पे जाके फर्स्ट आपको रिकैलकुलेट कर देना है। यहाँ पे रिकैलकुलेट बटन पे क्लिक करना है। अगर आपका 112 में जो ट्रांजेक्शन हो तो इसमें क्या होगा कि कई बार अगर आपका पहले की डेट का कुछ ट्रांजेक्शन हो तो इसमें आपका जो राउंडिंग का भी कैलकुलेशन होगा तो वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ से आप जस्ट रिकैलकुलेट बटन से मोस्टली आपकी क्वेरी रिड्यूस हो सकती है। और दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो अगर आपका रिकैलकुलेट बटन करने से अगर आपका गेन में कुछ चेंजेस आता है तो वो आपको केयरफुली ध्यान से चेक कर लेना है, वो आपके एंट्रीज के साथ क्रॉस चेक कर देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने एंट्री ट्रांसफ़र की या कई बार तो कैलकुलेशन के हिसाब से उसके रेट के हिसाब से नहीं होगी, तो आपके गेन में चेंजेस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो वो आप रिकैलकुलेट करने के बाद उसको आपको केयरफुली चेक कर लेना है। तो ये मोस्टली ध्यान रखना है 1128 की एंट्रीज में। सो मेजरली जो चेंजेस होता है वो राउंडिंग का ही होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ मैं ये आपको बता देता हूँ, अभी जो मेजर जो सबका कंफ्यूजन है कि जो लैंड और बिल्डिंग का है। सो अभी एक प्रैक्टिकल थ्रू हम देखेंगे ये एंट्री को। तो लैंड और बिल्डिंग में जो चेंजेस हुआ है इस बार एज पर यूटिलिटी कि आपका जो बिफोर 23 जुलाई है कोई भी सेल तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जो पहले के हिसाब से इंडेक्सेशन के हिसाब से जो गिनता था वैसे ही गिनेगा। अगर आपका कोई सेल यानी कि ऑन डेट 23 जुलाई या उसके बाद की कोई सेल होगी तो इसमें क्या चेंजेस है मैं अभी दिखाने वाला हूँ। सो मोस्टली ध्यान सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि सारे क्लाइंट का मेन
कन्फ्यूजन यही होता है। तो इस बार क्या होगा कि आपका जो गेन होगा वो गेन जो 23 जुलाई के इसके बाद की कोई एंट्रीज का होगा सेल, तो मेन आपका जो गेन एक्चुअल के हिसाब से ही गिनेगा। एक्चुअल के हिसाब से जो आपका गेन होगा 12.5 के हिसाब से ही गिनेगा आपका, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, विदाउट इंडेक्सेशन ही गिनेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है इंडेक्सेशन यस या नो ऑप्शन करने का। ओके, बट उसमें डिपार्टमेंट ने इस तरह से प्रेजेंट किया है, उसमें आपको बेनिफिट इस तरह से दिया है, उसका कैलकुलेशन में अभी आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी हमने सेल की है 31 मार्च 2025, यानी कि बिफोर 23 जुलाई के बाद की हमने सेल की है। तो उसकी परचेज यहाँ पे आप देख रहे हो, ये उसकी परचेज है और इसकी सेल है। तो यहाँ पे टोटल उसका गेन यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे उसका टोटल गेन है 4 लाख, यानी कि 4 लाख उसका गेन है। तो उसका गेन आप देख रहे हो कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में उसका गेन भी यहाँ पे 4 लाख ही दिखेगा, और उसका कैलकुलेशन भी 4 लाख ही आएगा गेन में। उसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा आपका कि भाई मुझे इंडेक्सेशन के हिसाब से सिलेक्शन करना है या फिर मुझे एक्चुअल के हिसाब से जाना है, वो कंसीडर अपने आप ही एक्चुअल के हिसाब से ही लेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इस बार आपको अगर 23 ऑन डेट या उसके बाद की कोई डेट का ट्रांजेक्शन होगा तो कंपलसरी आपको एक्चुअल के हिसाब से ही कंसीडर होगा आपका गेन, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको इंडेक्सेशन में जाना है। बट इसमें इस बार उसमें नया चेंजेस ये है यूटिलिटी में कि उन्होंने एक और टैक्स बेनिफिट उन्होंने दिया है कि आपको बेनिफिट किस तरह से हो रहा है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि एग्जाम्पल तौर पे कि यहाँ पे एक पैरेलल दो स्क्रीन आपको दिख रही होगी, जैसे कि एक्चुअल वैल्यू और इंडेक्सेशन वैल्यू मीन्स इंडेक्स वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका जो गेन है वो यहाँ पे 4 लाख है, और उसके पास में जो इंडेक्सेशन देख रहे हो तो उसमें आप देखिए गेन कि 4 लाख से कम दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो कैलकुलेशन होगा वो 4 लाख के हिसाब से 12.5 के हिसाब से उसका जो टैक्स है वो 50,000 टैक्स आएगा आपका। बट डिपार्टमेंट ने इस बार प्रेजेंटेशन इस तरह से दिया है कि अगर आपका जो दोनों में कंपैरिजन करने के बाद जिसका भी मीन्स कम होगा टैक्स उसको कंसीडर किया जाएगा। मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्चुअल और इंडेक्सेशन में आप देखोगे कि दोनों का टैक्स का कंपैरिजन करोगे, ये 20% के हिसाब से है और ये 12.5 के हिसाब से है। तो ये दोनों में कंपैरिजन आप करोगे तो यहाँ पे इंडेक्सेशन का टैक्स आपका कम आ रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो जो कम गेन आ रहा है उसको ही कंसिडरेशन करेगा, उस दोनों का डिफरेंस जो निकालेगा वो एज अ टैक्स बेनिफिट आपके एक्चुअल गेन में से बाद होगा और वही आपका टैक्स आएगा। यानी कि आपका गेन गिना जाएगा 12.5 के हिसाब से गेन आएगा, बट आपका जो टैक्स जो आपको पे करना है वो इन दोनों के कंपैरिजन में जिसका कम होगा तो एज अ टैक्स बेनिफिट आपको रिवर्ट होगा, और एज अ आपको इंडेक्सेशन के गेन के हिसाब से जो वैल्यू आ रही है उसका आपको टैक्स पे करना है। तो इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है इस बार नई यूटिलिटी में। यानी कि मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, यानी कि आपको कोई भी जात का कंफ्यूजन ना रहे। इस बार जो नया जो चेंजेस है जो कैपिटल गेन में, जो लैंड और बिल्डिंग में, जो आपका जो एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से कंसीडर होगा, आपका जो गेन होगा इसके हिसाब से कैलकुलेट होगा जो एक्चुअल के हिसाब से। बट इस बार उसका 50,000 जो गेन आता है तो उसमें आप देख रहे हो कि उसके सामने जो इंडेक्सेशन वैल्यू है उसमें आपका टैक्स कम आ रहा है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एज अ डिफरेंस आपको टैक्स बेनिफिट यानी कि आपकी 50,000 गेन में से रिड्यूस हो जाएगा और उसी टैक्स को आपको एज अ पे करना है। तो मेन चेंजेस इस बार यही है। ओके, तो ये मैंने आपको कवर कर दिया है। और दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ कि मोस्टली क्लाइंट का और भी क्वेरीज होती है, लैंड और बिल्डिंग की रिलेटेड कन्फ्यूजन्स होती है। जैसे कि ये प्रॉपर्टी आपने सेल कर दी है और उसके अगेंस्ट में कोई और जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पे उसके सेक्शन के तौर पे यहाँ पे जो सेक्शंस पे एग्जम्पशंस वो लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो लोग कॉस्ट ऑफ असेट या इक्विजिशन डेट या अमाउंट डिपॉजिटेड या ट्रांसफर डेट ये सारी डिटेल्स ऐड करते हैं। ओके, बट कई बार क्या होता है कि जैसे कि अगर आपने कोई अमाउंट डिपॉजिटेड नहीं करवाई है बट जस्ट ओनली ट्रांसफर करी है, परचेस की है, तो उस केसेस में आपको जस्ट खाली कॉस्ट ऑफ असेट या इक्विजिशन डेट एंड ट्रांसफर डेट इतनी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है, इसके अलावा नहीं करनी है। अगर आपकी अमाउंट डिपॉजिटेड आपने यहाँ पे ये फील्ड में एंट्री की है तो कंपलसरी आपको ये बाकी की 3 फील्ड पीछे की है उसको भी डिटेल्स फिल करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपको एरर आएगी। यानी कि डिपॉजिटेड डेट, IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर। अगर आपने अमाउंट डिपॉजिटेड में फील्ड में एंट्री की है तो ये डिटेल्स भी आपको डालना कंपलसरी है। अगर आपने डिपॉजिट नहीं किया तो सिर्फ ट्रांसफर डेट, इक्विजिशन डेट एंड कॉस्ट ऑफ असेट
और कई बार क्लाइंट का ये भी कंफ्यूजन होता है, मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि अभी फिलहाल राइट नाउ, यानी कि जो अभी एक्चुअल के हिसाब से आपका गेन गिना जाएगा, तो उनका मोस्टली क्वेश्चंस होता है क्या उनको एग्जम्पशन कितना लेना है, यानी कि एग्जम्पशन वैल्यू यहाँ पे कितनी डालनी है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एग्जम्पशन वैल्यू आपको एक्चुअल के हिसाब से ही डालनी है। यानी कि आपका जो गेन यहाँ पे 4 लाख है, तो आप 4 लाख तक आप यहाँ पे एग्जम्पशन वैल्यू डाल सकते हो, या उससे कम डाल सकते हो, बट उससे ज़्यादा आप यहाँ पे एग्जम्पशन वैल्यू डाल नहीं सकते। यानी कि आपका गेन 4 लाख है, तो आप 4 लाख तक ही उसकी एग्जम्पशन वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो, या उससे कम डाल सकते हो, या सिमिलर डाल सकते हो, पर उससे ज़्यादा नहीं। तो ये मोस्टली क्वेरी क्लाइंट्स को